जादू और शक्तियों से भरी ये कहानी कल्टीवेशन पे है। कल्टीवेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पुराने जमाने के लोग अपने अंदर की छुपी शक्तियों को जान के अपने जादू को सीख पाते थे और ऐसे लोगों को कल्टीवेटर्स कहा जाता है। सीजन की शुरुआत एक 16 साल पहले की कहानी से होती है, जहां जंग के माहौल में लोग अपने कबीले को दगा देने वाले को मारने की धमकी दे रहे थे। फिर हमें जख्मी वी को एक चोटी पे खड़ा दिखाया जाता है, जो बेबसी से लोगों को एक जादुई मेटल के पीछे जंग करता देख वहाँ से छलांग लगाने लगता है। तभी एक खून से लथपथ कल्टीवेटर लेन उसका हाथ थामकर उसे ऊपर खींच लेता है, पर कल्टीवेटर जेन अपनी तलवार से वी पे वार करता है, जिसके बाद वी खाई में जा गिरता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 16 साल बाद पे, जिधर एक टीचर यंग कल्टीवेटर्स को वी की कहानी सुना रहा होता है कि वी का शरीर न मिलने पे भी लोगों ने उसको मरा हुआ स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाहर काली घटा छा जाती है, जिसके बाद हमें दूर कहीं एक खून और तिलिस्मन में लिपटा आदमी मुंह दिखाया जाता है, जो असल में वी है और असली मुंह ने अपनी आत्मा की कुर्बानी देके उसकी आत्मा को अपने अंदर बदला लेने बुलाया है, क्योंकि मुंह अपनी जिंदगी और मास्टर से तंग आ चुका था। कुछ लैंड साइड के कल्टीवेटर्स मास्टर के घर से बुरी आत्मा का साया भगाने तामझाम के साथ आते हैं। उन्हें लग रहा था जैसे मुंह भी किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है, तभी आजकल अजीब हरकतें कर रहा है। पर अभी इस बात को साइड करते हुए ये भूत भगाने की रीति शुरू होती है, जिसमें भूत जिस्म बदल के इनको तंग कर देता है। जब मास्टर और उनकी वाइफ को वो भूत कब्जे में करके सब पे हमला करने लगता है तो मामला इनके हाथ से निकलने लगता है, जिसके बाद लैन धमाकेदार एंट्री देता एक जादुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके उस भूत से निपट लेता है। लैन को उधर देख वी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन लैन को उधर वी के मौजूद होने का हल्का एहसास हो जाता है। वी एक कुएं के पास रुकता है, जिधर कुछ गांव के लोग पानी पीने आते हैं और उनको देख वी अपने चेहरे पे मास्क लगा लेता है, क्योंकि भले वो मुंह की सूरत में है लेकिन उसको अपनी वी वाली पहचान छुपानी है। लोगों की बातों से वी को एक पहाड़ की टेम्पल की सोल ईटिंग रूह का पता लगता है, जिसने काफी इमोर्टल्स यानी अमर को निगल लिया है। वी एक पहाड़ी की चोटी पे जाकर दूर से उस पहाड़ी के टेम्पल को देख रहा था कि उसे कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं, जो कल्टीवेटर जिन के जानवरों वाले जाल में फंसे हुए थे। वी उन्हें आजाद करता है, जिसपे जिन भड़क के वी पे वार कर देता है, मगर वी एक तिलिस्मन का इस्तेमाल करके उसको सबक सिखा देता है। तभी वहाँ जिन का अंकल जैन आ जाता है। वी को लोगों की खुसर फुसर से पता लगता है कि जिनके माता पिता वी की वजह से मर गए थे। ये याद कर वी बहुत उदास हो जाता है। उधर कल्टीवेटर एक पहाड़ी के टेम्पल पे सोल ईटिंग आत्मा को पकड़ने जाते हैं। टेम्पल में इनके घुसते ही एक मूर्ति जिंदा होती इन पर हमला कर देती है। पीछे से वी आकर सबको वहाँ से जाने का बोलता है, मगर मूर्ति भागती हुई इन सब के पीछे आती है और कुछ लोगों को पकड़ लेती है, जिनको खतरे में देख वी उसकी तलवार से एक बांसुरी बना के कोई सुरीली धुन बजाता है, जिसको सुन के मूर्ति की शक्ति कम होने लगती है और एक वेंग नामी पुराने मरे हुए कल्टीवेटर की रूह जंजीरों में बंधा वहाँ उड़ता हुआ आता है और मूर्ति के टुकड़े कर देता है। मुंह को ऐसे वी जैसी धुन बजाता सुन जन को उस पे शक होने लगता है। लैन उसे मुंह को मारने से तो रोक लेता है, मगर खुद भी वी के लौट आने को महसूस करता है। इसके बाद कहानी को दोबारा 16 साल पहले की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिधर वी जेन और सभी बड़े कल्टीवेटर्स 16 साल के यंग कल्टीवेशन स्टूडेंट्स हुआ करते थे। जेन वी और उसके बाकी बहन भाई का ताल्लुक जियान क्लैन और लोटस सिटी से था, पर पढ़ाई के लिए ये लोग गुसू सिटी आ रहे थे। वी की बात की जाए तो ये चुलबुला और नटखट इंसान था। रास्ते में एक जगह आराम करने के इरादे से रुक वी पढ़ाई का इनविटेशन वहीं भूल गया था। गोसू सिटी के लैंड क्लैन के किले के सामने पहुंच के वी और जियान क्लैन के बाकी लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी इनविटेशन कार्ड के बगैर अंदर नहीं जा पाते। अब वी को यहाँ पहली बार लैन टकराया था, जो किसी काले जादू के वश में आदमी को किले के अंदर ला रहा था। वी ने लैन से अंदर जाने की बहुत मिन्नतें की, मगर लैन एक सीरियस और निहायत ही घमंडी इंसान था। वी को बैक करता देख लैन ने उसका मुंह मैजिक स्पेल से बंद कर दिया था। अब मजबूरन वी इनविटेशन लेने इन जाता है, मगर वापसी पे सबको गायब देख और किले के दरवाजे को जादू से बंद होने पे शैतान वी दीवार फलांगते हुए अंदर टपक जाता है। उसको ऐसा करता लैन देख लेता है, जो शक्ति से बताता है कि ये लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ वर्जी है। वी कहता है कि उसको रूल्स नहीं पता। लैन तलवार निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। फिर हमें लैन का बड़ा भाई शी और एक शिक्षा क्यू लैन के लिए उस गोस्ट पपेट आदमी के शरीर की
जांच पड़ताल करते दिखाए जाते हैं, जो सोच रहे थे कि ये काला जादू किसका हो सकता है। नेक्स्ट एक नाइटलेस स्काई सिटी मास्टर दिखाया जाता है, जो वेन क्लैन के कुछ लोगों के साथ मिलके जादुई मेटल के टुकड़ों की तलाश में है, जिसके हाथ लगते ही इंसान इनके गुलाम बन सकते हैं। ये एक ऐसा मेटल है जिसको किसी विलन ने 100 साल पहले भी कत्लो गारत करके हासिल किया था, जिसके बाद उसको अच्छे लोगों ने 5 टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पे छुपा दिया और अब वेन क्लैन के लोग ही लोगों को गोश्त पपेट्स बना के अपने फायदे के लिए वश में कर रहे हैं। एक अरसे बाद घमंडी वेन क्लैन शिक्षा लेने लैन क्लैन आता है, जिसको देख क्यू और बाकी सब हैरान होते हैं, क्योंकि वेन क्लैन की किसी से बनती नहीं थी। उनके आते ही लड़ाई का माहौल बन जाता है। मामला गर्म देख पीछे से शी मीठी धुन बजा के सबकी तलवारों को नीचे गिरवा देता है। क्यू और शी समझ जाते हैं कि वेन का वहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश है और शायद ये गोश्त पपेट से जुड़े भी हैं। अगले दिन सबकी तवज्जो क्लास में पढ़ाई पे होती है, लेकिन वी छुप के नच खा रहा होता है। क्यू उसको डांट लगाने आता है तो वी क्यू के मुड़ते ही उस पे फनी पोस्टर लगाकर सबको हंसा हंसा के पागल कर देता है। फिर एक पेपर डॉल बना के लैन पे उछाल देता है, जो उस वक्त गुस्से के घूंट पीते हुए उस कागज को फाड़ देता है। क्यू वी की चुलबुली हरकतें देख उससे पढ़ाई के ढेरों सवाल पूछता है, जो वो सही जवाब दे देता है। हरकतों से बाज न आने पे क्यू वी को सजा पे निकाल देता है। झूमते हुए वी वैंक को निशानाबाजी करते देखता है। ध्यान भटकने पे तीर क्विन पे चल जाता है, मगर वी उसको बचा लेता है। झरने के नीचे खड़े वी को कदमों की आहट आने पे वो तलवार निकाल के पीछे मुड़ता है, तो वहाँ लैन को देख मजाक से हंसता है। लैन वी को रूल्स लिखने की सजा पूरी करने के लिए जबरदस्ती लाइब्रेरी ले जाता है। शरारत सूझने पे वी लैन से माफी मांगता है, लेकिन लैन के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। छेड़ने के लिए वी लैन को उसकी फोटो बना के देता है और मौका देख उसी किताब खराब करके लैन को भड़का के बत्तीसी निकालते हुए भाग जाता है। लैन और शी को एक टाउन के बुरे वाटर गोस्ट का पता लगता है, जो विलेजर्स को खा रहा है। लैन की मर्जी नहीं होती कि नौटंकी वी इनके साथ जाए, मगर वी बाकी लोगों के साथ चिपक के चला आता है। सब लोग अपनी अपनी कश्तियों पे सवार होके उस भूत को पकड़ने के लिए जाल बिछाए होते हैं। वी को लैन की बोट के नीचे कुछ हरकत महसूस होने पे वो उधर जादुई पानी उछाल देता है, जिसके बाद वो पूरी बोट हिलते हुए उलट जाती है और लैन बचने के लिए उड़ते हुए वी की नाव पे आ जाता है और उस पे गुस्सा करने लगता है। सारे वाटर गोस्ट सतह पे आके इनकी बोट्स को तहस नहस कर देते हैं। तभी सारे लैंड कल्टीवेटर्स लड़ने के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। लैन मजबूरन वी का कॉलर पकड़ के हवा में लटका होता है। इधर भी वी को मस्ती सूझती है और वो लैन से मजाक करने लगता है। शी और बाकी सब उसको उसका काम तमाम करके कामयाब हो जाते हैं। किला लौटते समय वी लैन से पंगा लेता है और छुप के शराब खरीद के किला पहुँच जेन और ओ के साथ छुप के पीने लगता है। वी मस्ती कर रहा होता है, जिसपे जेन चिढ़ के उस पे चीखने लगता है। दोनों में नोक-झोंक होने पर लैन आवाज सुन के इनके कमरे में आ जाता है। अब उसको देख सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि किला में शराब इनके लिए सख्ती से मना था। लैन वी और जेन को अपने साथ क्यू से सजा लेने चलने के लिए बोलता है, मगर वी ऐसे बहाने बनाता है कि उसको नशा चढ़ गया है। इनके बहाने काम ना आने पे वी लैन की कमर पे एक ऐसा तावीज लगा देता है जिससे उसकी बोलती बंद है और वो कुछ समय के लिए वी की उंगलियों पे नाचने लगता है। अब नटखट भी अपने साथ साथ उसको भी शराब पिलवाता है और अपनी तारीफें करवाता है। फिर उसके टुन हो जाने पे बिस्तर पे लिटा देता है। अगली सुबह वी से पहले लैन को सजा के तौर पे चढ़ियाँ खाने को मिलती हैं, जबकि वी अपनी गलती मान के लैन को बेकसूर बोलता है। अच्छी पिटाई खाने के बाद वी शी के बताने पे एक हीलिंग नहर में नहाने जाता है, जिधर लैन भी नहाने आया होता है। वी उसे अपनी गलती और हरकत पे माफी मांगता है, क्योंकि लैन को उसकी बचकानी हरकत पे मार खानी पड़ी थी। दोनों ही उस पानी में गिर के एक हिडन जगह पहुँच जाते हैं, जिधर एक पुराना पियानो देख दोनों उस जानिब जाते हैं। लैन आगे पहुँच के उस पियानो को बजाने लगता है, मगर वी को उस तक जाने से कोई इनविजिबल शक्ति रोक रही होती है। तभी लैन अपना हेडबैंड उतार के दोनों के हाथ में बांध लेता है, क्योंकि वो इनविजिबल शक्ति लैन क्लैन का कोई पूर्वज थी। पर ये दोनों उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास आ जाते हैं। लैन को हैरत होती है कि ये जगह सबकी नजरों से कैसे बच रही थी। इनके सामने वही इनविजिबल शक्ति लानुई आ जाती है, जो एक मेटल का टुकड़ा वी और लैन को दिखाकर
दिखाकर बताती है कि बहुत सालों पहले इस मेटल पे दुनिया में जंग चल रही थी। तब उसके 5 टुकड़े करवा कर अलग अलग जगहों पे छुपाया गया था, जिसके एक टुकड़े को छुपाने के चक्कर में लानोई से अपने शरीर को दे के इसी गुफा में वो सील बनवाई थी, जिसको वी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मेटल बहुत कीमती और शक्तिशाली है। तभी इसको गलत हाथों में पड़ जाने से बचाना लाजमी था। लानोई वो मेटल का टुकड़ा लैन को दे देती है और बाकी टुकड़ों को जल जमा करके इसी जगह सील करने की जिम्मेदारी सौंप के गायब हो जाती है। जिसके बाद वी और लैन फौरन उस जगह से बाहर आ गिरते हैं। अब क्योंकि दोनों के हाथ बंधे थे तो ये दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं, जिधर जेन और क्विन इनको ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि ये दोनों एक दिन से गायब थे और गुफा में टाइम का पता ही नहीं लगा। लैन और वी क्यू और शी को उस मेटल का बता के उनके हाथ में दे देते हैं, लेकिन ये बात बाकी सबसे छुपाई जाती है। एक लैंटर्न फेस्टिवल में वी अपने और लैन की लैंटर्न पे रैबिट ड्रॉ करता है, जिसपे लैन को स्माइल करता देख वी उसको छेड़ने लगता है। उधर वी की और कल्टीवेटर की किसी बात पे बहस हो जाती है, जिसपे वो वी पे भड़क जाता है और शी उन दोनों को सजा के तौर पे घंटों तक घुटनों पे बिठा देता है। लैन समझता है कि वी सजा में रो रहा है, लेकिन वी मस्त होके आंच से खेल रहा होता है। लैन वी को छोड़ के अकेले ही उस मेटल के बकिया टुकड़ों की तलाश में निकल जाता है। अब ये बात जब वी को पता लगती है तो वो फौरन उसके पीछे आ जाता है और लैन को अकेले निकलने पे सुनाता है। लैन अभी भी वी को कुछ भाव और जवाब दिए बगैर सिली बोलता है, जिसपे वी उसके आगे आगे चलने पे बेजार होके अपने तिलिस्मन से एक जादुई रस्सी से उन दोनों के हाथों को जोड़ के हंसने लगता है। लैन वी की बचकाना हरकतों और शैतानियों से बचने के लिए ही अकेला निकला था। दोनों चलते चलते एक मार्केट में पहुंच जाते हैं, जिधर एक फनी फेस मास्क उठा के वी लैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद पीछे से आवाज आने पे मुड़ के चिल्लाता है क्योंकि ओबी लैन क्लैन में पढ़ाई खत्म होने के बावजूद भी घर लौटने के बजाय वी के पीछे आ गया था। अब एक भीड़ में इन तीनों को पता लगता है कि एक फ्लावर गर्ल ने बहुत सालों बाद कल्टीवेटर्स के लिए एक पोइट्री इवेंट रखा है, जिसपे वी और लैन एक दूसरे को देख सोचने लगते हैं कि वो तो कभी अपनी जगह से बाहर निकलती नहीं थी। जब तीनों बताई जगह पे पहुंचते हैं तो सब तहस नहस देखने पे इनको पता लगता है कि वहाँ चाओ आया था और मेटल का दूसरा पीस उसके हाथ लग चुका है। चाओ एक स्पिरिट गॉडेस की उसी मूर्ति के पास आता है और उसको जिंदा करने की कोशिश करता है ताकि वो मूर्ति लैन और वी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने उसी रास्ते से गुजरना था। जेन एक रेस्टोरेंट जाता है, जिधर क्विन छुप के उसको बता देती है कि वी और लैन की जान खतरे में है। वी, लैन और ओ उसी टेम्पल में आते हैं। रात को सोते समय ओ के डर जाने पे जब इनकी आंख खुलती है तो वो मूर्ति हिलते हुए इन पे अचानक हमला बोल देती है। वी और लैन उससे शानदार फाइट करते हैं, मगर वो मूर्ति बार बार लैन पे हमला कर रही होती है क्योंकि उसको लैन के पास से उस मेटल की वाइब आ रही होती है। वी लैन को छेड़ता है कि ये मूर्ति लैन पे आशिक है। फिर दोनों किसी तरह उसको दोबारा स्टैचू बना देते हैं। सारे विलेजर्स गोस्ट पपेट बन के इन पे वार करने टेम्पल की ओर बढ़ते हैं। लैन और वी दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये सारे लोग चाओ के जादुई आउल की नेगेटिव शक्ति के वश में होके उसकी उंगलियों पे नाच रहे थे। सब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने लगते हैं, मगर तभी दूर से क्विन एक धुन बजाती है, जिसको सुन सब उसकी तरफ जंगल भागते हैं। वी और लैन उनके पीछे जाते हैं, जिधर अब क्विन खतरे में थी। क्विन इनको वहाँ से जाने का बोलती है। जेन भी अब इनके साथ था। वी बहुत अक्लमंद होता है, उसको समझ आ जाता है कि मूर्ति का दिल भी मेटल का एक टुकड़ा था, जिसके चोरी हो जाने के बाद उसने लोगों की स्पिरिट्स को खाना शुरू कर दिया। क्विन उनको जादुई आउल का बता देती है, जिसके मरने के बाद ही गोस्ट पपेट्स ठीक हो सकते थे। अब वी, क्विन, जेन ओ को गोल्डन जादुई केज में हिफाजत के लिए बंद करके लैन के साथ उस आउल को ढूंढने निकल जाता है। जंगल में बहुत धुंध होने पे वो आउल उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान वी बेहोश होने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद वो आउल बेवकूफ बन के वी के हाथ लग जाता है। वी और लैन उसको मार देते हैं। उधर कल्टीवेटर्स सुरक्षित हो जाते हैं। चाओ उस आउल को मरा देखता है और उसका खून खोल जाता है। वी और लैन किसी की जानकारी पे एक ऐसे घर जाते हैं जिधर बिल्कुल गायब हो चुके थे, मगर रात में उधर से आवाजें आती थी। दरवाजा खोलने पे लैन और वी को उधर लाशें दिखती हैं। साथ ही इनको वहाँ एक आदमी जू मिल जाता है, जो भी वेन क्लैन के साथ मिलके मेटल्स की तलाश में लोगों को मार काट रहा था। अब अचानक वहाँ एक और काबिल कल्टीवेटर चाओ उड़ता हुआ आता है और मासूमों की जान लेने पे जू से लड़ने लगता है। मौका देख वी जू पे अपना रस्सी वाला तलिस्मन इस्तेमाल करता है और पकड़ बनाए रखता है, जिसके बाद चाओ जू को मात दे देता है। जू वी के तलिस्मन वाली ट्रिक पे बड़ा हैरान होता है, मगर लैन बस उसको घूरता है। जू की तलाशी लेने पे भी इनको कोई टुकड़ा नहीं मिलता। जू को बंदी
बना दिया जाता है। सीनियर्स से लैन और वी को पता लगता है कि वेन क्लैन ने सारे यंग कल्टीवेटर्स को डंके की जोर पे लाजमी वेन क्लैन आकर शिक्षा हासिल करने के लिए पैगाम भेजा है, क्योंकि मेटल्स के कुछ टुकड़े हाथ लगते ही वो खुद को अजीम समझ बैठे हैं। चाओ अपने आदमी लिए जू को छुड़वाने के लिए उधर हमला कर देता है, जिसमें सीनियर कल्टीवेटर्स की उनसे टाइट लड़ाई होती है और इसी बीच जू भी फरार हो जाता है। चाओ सबको बताता है कि उसका बड़ा भाई गुसू में लैन क्लैन के ऊपर हमला करने गया था। लैन वी को बताता है कि वो वापस गुसू जा रहा है और वीजन के साथ अपने घर लोटस सिटी निकल जाता है। उधर हमले की खबर सुन के क्यूशी को वहाँ से भगा देता है और खुद सारे कल्टीवेटर्स को लेके लानोई वाली गुफा में जाने लगता है, जिधर सिर्फ लैन क्लैन के लोग ही एंटर हो सकते हैं। मगर तभी इन पे चाओ का बड़ा भाई धावा बोल देता है, जिसके वार लैन आखिरी वक्त पे आके अपने तरीकों से नाकाम बनाने लगता है और यहाँ इनकी जबरदस्त फाइट हो जाती है। लैन क्लैन के लोग गुफा में जाने लगते हैं, मगर चाओ का बड़ा भाई कुछ कल्टीवेटर्स को पकड़ के मारने लगता है। तभी लैन गुफा से निकल के उसके आगे घुटने टेक देता है। वो लैन का एक पाँव भी तोड़ देता है। अब वेन क्लैन में मजबूरन सारे यंग कल्टीवेटर्स जमा होते हैं। वी उधर लैन को देख चौंक जाता है, जिसका मुंह भी उतरा हुआ था। चाओ सबको बताता है कि वेन क्लैन के पास 3 मेटल्स के टुकड़े आ चुके हैं, तभी सबको उनकी माननी पड़ेगी। वी जानबूझ के चाओ से पंगे लेता है, जिसकी सजा में जेन लैन और वी को गोबर साफ करना पड़ता है। वी लैन से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो बिल्कुल चुप रहता है। चाओ गुस्से से आकर वी को बताता है कि अगर जू ने इनको मेटल का एक पीस नहीं दिया है तो जरूर लैन या वी ने उसको कहीं छुपाया होगा। वी चाओ को छेड़ते हुए बदतमीजी करता है और चाओ उसको एक जेल में सजा के लिए एक बहुत बड़े वेयरवुल्फ के साथ बंद कर देता है, जिसको देख वी की हालत टाइट हो जाती है और वो चीखने लगता है। वेयरवुल्फ हमला करके वी को जख्मी कर देता है। तभी चुपके क्यू अपनी जादुई नीडल से उस वुल्फ को गहरी नींद सुलवा देती है और वी को दवा देकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चाओ अपनी मनमानी करते हुए सारे कल्टीवेटर्स को एक जगह मॉन्स्टर को ढूंढने ले जाता है। रास्ते में वी लैन की टूटी टांग देख उसको अपनी कमर पे चढ़ने का कहता है, जबकि वो खुद जख्मी होता है। मगर लैन के मना करने पे वी फिक्रमंद होकर तिलिस्मन से क्विन को मैसेज देके जर्नी को थोड़ी देर रुकवा देता है। क्विन होती तो वेन क्लैन की है, मगर छुप के अच्छाई का साथ देती है। वी चाओ के हुक्म पे मॉन्स्टर केव की एंट्रेंस ढूंढ निकालता है। सब लोग अंदर जाते हैं, मगर जमीन काफी नीचे देख वी चाओ को मजीद आगे जाने से मना कर देता है, जिसपे चाओ उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इस तरह बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की मदद से नीचे आ जाते हैं। चाओ खुद तो डरपोक बन के पीछे रहता है, लेकिन मॉन्स्टर के ना मिलने पे वो किसी का खून निकाल के मॉन्स्टर को उकसा के सामने लाने का कहता है। चाओ मियाँ मियाँ का खून निकालने आगे बढ़ता है, मगर वी इस बार उसी के मुंह से वेन क्लैन के असूलों की बुराई करवा के उसको जाल में फंसाता है। ये देख चाओ वी पे हमला कर देता है, मगर वी एक झटके में उसी के गर्दन पे तलवार रख के चट्टान जैसी चीज पे खड़ा हो जाता है। अचानक वो चट्टान में हरकत शुरू हो जाती है। वी जिन से पूछता है कि क्या ये जलजला है, तो जिन बताता है कि उसके नीचे से मॉन्स्टर हिल रहा है। अचानक वो टर्टल मॉन्स्टर अपना मुंह पानी से निकालता है। लैन सबको चुप रहने का कहता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर ठीक से नहीं देख सकता था, मगर डरपोक चाओ के चीखने पे वो मॉन्स्टर जोर जोर से हिलता है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब सारे लोग मॉन्स्टर पे हमला करते हैं, लेकिन वो उनपे भारी पड़ता है। वेन क्लैन की एक बुरी लड़की मियाँ मियाँ की तरफ आयरन तीर उछालती है, जिसको बचाने में वी सामने आके जख्मी हो जाता है। वेन क्लैन के लोग रस्सियों की मदद से गुफा से फुड़ हो जाते हैं और पीछे सबको अकेला करने के लिए रस्सियाँ काट देते हैं। अब लैन और वी प्लान बनाते हैं और आग जला के मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं। मॉन्स्टर अपनी जगह से हटता है तो जेन उसके पीछे वाले रास्ते से सब लोगों को गुफा से ले जाता है। तभी वो मॉन्स्टर वी पे हमला करने वाला होता है, जो लैन उसको धक्का देकर खुद पे ले लेता है। दोनों गुफा में फंस जाते हैं। वी लैन के पाँव को लकड़ियों से सहारा देता है और जख्मों पे कुछ दवा लगा देता है। लैन भी वी के जख्म पे थोड़ी दवा लगा के आइंदा उसको इतना महान बन के तीर खाने से मना करता है, मगर वी उल्टा उसी को छेड़ने से बाज नहीं आता। वी की शैतानी बातों पे लैन और उसमें खिटपिट होने लगती है, जिसके बाद लैन सो जाता है और वी उसको ढांप देता है। आंख खुलने पे लैन वी से उस टर्टल मॉन्स्टर को लेके बातें करता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसको 100 साल पहले उसी विलन ने मेटल और लोगों के खून खराबे के लिए वश में करके इस्तेमाल किया था। दोनों अकेले उस मॉन्स्टर को खत्म कर देने का बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, ताकि तारीख खुद को ना दोहराए, जिसके लिए ये गुफा के तीरों को जमा करते हैं और मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। वी मॉन्स्टर को कमजोर करने के लिए उसके शरीर के शेल में जाता है, जबकि लैन बाहर से जादुई रस्सी और हथियार का इस्तेमाल करता है। दोनों एक दूसरे
मॉन्स्टर के मन की बातें सुन सकते थे। वी अंदर से पैगाम भेजता है कि मॉन्स्टर के अंदर बहुत सारे लोगों की लाशें और आत्माएं हैं और साथ ही वी को एक अजीब सी तलवार भी उसके अंदर शेल्फ से मिलती है। तलवार को पकड़ते ही वी को लोगों की अजीब चीखें सुनाई देती हैं, जो शायद इस तलवार से मरे थे और इसी तलवार से इस मॉन्स्टर को इधर ट्रैप कर रखा था। वी उस अनजान तलवार को मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है और उधर लैन रस्सी से मॉन्स्टर की गर्दन को कसने लगता है। वी का ब्लड उस तलवार पे लगते ही एक ब्लैक एनर्जी वी पे हावी होने लगती है, जिसके बाद वो अजीब सा होने लगता है, मानो वो एक अलग बुरा इंसान हो। और वी के एक इशारे से ही जमीन पे पड़े हथियार उस मॉन्स्टर की गर्दन में चुभ जाते हैं और उसका काम तमाम होते ही वी पानी में गिर जाता है। लैन वी को पानी से निकाल के फीवर होने पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है और वी उसको बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज सुनी। वी लैन से गाना गाने का बोलता है ताकि वो सो सके। लैन इमोशनल ब्लैकमेल होके एक गाना गाता है और फिर हमें इनके साथ बिताए पल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके बाद वी बेहोश हो जाता है और उसकी आंख गुफा से बाहर जन के सामने खुलती है। उठते साथ ही वी लैन का पूछता है, मगर वो वहाँ से जा चुका था। जन कमजोर वी को अपने घर लोटस सिटी ले आता है, जिधर वी वक्फे से जख्मी होने पे और अजीब हालत होने पे बेहोश हो जाता है। सब उसको बीमार समझ हालत पे ज्यादा गौर और तवज्जो नहीं देते, मगर शायद वी पे वो काली शक्ति आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रही होती है। जंग के पिता के पास एक दूसरे क्लान यानी ग्रुप का लीडर जख्मी हालत में पहुंचता है, जो इन्हें खबर देता है कि सबके दुश्मन वन क्लान के लोगों ने इन पर हमला कर दिया है। जंग के पिता उस दूसरे क्लान के लीडर के साथ उसकी जमीन तक जाने का फैसला करते हैं, जहां उसके साथ यांग भी आ जाती है। पीछे वे और जंग अपने पिता की जगह जिम्मेदारियां उठाते हैं। अचानक वन क्लान से एक ग्रुप जिसे एक औरत लीड कर रही थी, जंग की माँ को नीचा दिखाने पहुँचती है। वह सबकी वजह वे को बताती है, जिस वजह से जंग की माँ वे को खूब मारती है, लेकिन फिर उस औरत को भी अच्छा मजा चिखाती है। जल्द खून खराबा शुरू हो जाता है, जो देख के जंग की माँ सबसे पहले चेंग और वे को किसी तरह दरिया के किनारे मौजूद कश्ती तक पहुँचा देती है। दोनों ने अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन्हें जादुई रस्सी से बांधकर कश्ती को दरिया की तरफ धक्का दे देती हैं। दरिया के बीच में इनकी टकराव चेंग के पिता की कश्ती से हो जाता है, जो वापस अपने क्लान लौट रहे थे। चेंग जल्दी से अपने पिता को सब कुछ बताने लगता है, जो मामले की नजाकत को समझते हुए यांग को भी वे और चेंग के साथ बांध देते हैं। तीनों बस रोते रह जाते हैं और चेंग के पिता इन्हें सुरक्षित रहने का कहकर खुद अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जादुई रस्सी थोड़ी दूर जाकर खुद ही खुल जाती है। वही फौरन चेंग के साथ मिलकर कश्ती को दोबारा अपने क्लान की तरफ मोड़ लेता है। चेंग के पिता और उनकी पत्नी अपने क्लान के लिए लड़ते लड़ते जान दे देते हैं। दूसरी तरफ वे और चेंग, जिन्हें लौटने में बहुत देर हो चुकी थी, बस छत से छुपकर खून से लिपटा हुआ नजारा ही देख पाते हैं। अपने माता पिता की मौत को चेंग सह नहीं पाता और भागते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। वे उसका पीछा करते हुए उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग अपने आप को टूटने से नहीं रोक पाता। वन क्लान के लीडर का बेटा चाओ चेंग की जमीन यानी लोटस क्लान पर कब्जा करते हुए उसका नाम बदल देता है और अपने आदमियों को भागे हुए लोगों की तलाश जारी रखने का हुक्म दे देता है। वह मनाते हुए इन दोनों को सुबह हो जाती है। काफी मुश्किलों से ये लोग यहाँ के पास पहुँचकर उसे ये खबर देते हैं और तीनों भारी दिल के साथ कश्ती में सवार होकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ की तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें शहर में मौजूद होटल में रुकना पड़ता है। वे चेंग को यांग का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देते हुए बाजार कुछ सामान लेने के लिए आ जाता है। यहाँ वन क्लान के लोग पहले इन लोगों की तलाश में घूम रहे थे। वे जिसे इस बात का अंदाजा नहीं था, कुछ आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे का दिल जैसे थम सा जाता है। तभी कुछ और आदमी दूसरी तरफ से चिल्लाने लगते हैं कि इन्हें लोटस क्लान का लीडर का बेटा मिल गया है। वे समझ जाता है कि ये लोग चेंग की बात कर रहे हैं। वो फौरन होटल लौटता है जहाँ यांग अब भी मौजूद थी। दोनों चेंग के लिए परेशान हो जाते हैं और यांग वे को किसी भी हाल में चेंग को सुरक्षित वापस आने की जिम्मेदारी दे देती है। वे लोटस क्लान लौटता है जहाँ उसका सामना निंग, जिसे हम वन के नाम से भी जानते हैं, उससे हो जाता है। अगर आपको याद हो तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि निंग और उसकी बहन किंग मजबूरन वन क्लान के अंदर काम कर रहे थे। निंग वे का साथ देता है और चेंग को बचाने में उसकी मदद करने का वादा करता है। ऐसे वे निंग की मदद से चेंग को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। निंग वे को किंग के पास चलने की सलाह देता है, जो डॉक्टर थी, और ऐसे वे उसके साथ जख्मी चेंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में ये लोग यांग को भी कश्ती पर बिठा लेते हैं। दूसरी तरफ चाओ निंग को इन्हें धोखा देने वाली बात जानकर गुस्से से उबलने लगता है। किंग इन सबको अपने घर में छुपा लेती है और साथ ही चेंग का इलाज भी करने लगती है। सुबह जब चेंग को होश आता है तो उसकी वे के साथ होने वाली बहस से हमें पता चलता है कि चाओ ने अपने खास आदमी से चेंग का सारा जादू खत्म करवा दिया है, यानी अब वो कभी जादुई ताकतें हासिल नहीं कर पाएगा। चेंग की पागलपंती को शांत करने के लिए किंग उसे खास नीडल्स की मदद से सलाह देती है। वे किंग के साथ मिलकर सारी मेडिकल की किताबें पढ़ने
करने लगता है ताकि शेंग के लिए कोई इलाज ढूंढ पाए। काफी मेहनत के बाद उसे एक इलाज मिल भी जाता है, लेकिन किंग उस इलाज का सुनकर ही वे पर गुस्सा होने लगती है। वे किसी तरह से अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए मना लेता है। वे चेंग को जगा देता है, जिसे वो खुशखबरी देता है कि इन्हें ऐसी कल्टीवेटर का पता चला है जो 100 साल से पहाड़ों में रह रही है। वो ही चेंग की मदद भी कर सकती है, लेकिन उनसे मिलने की शर्तों में से एक ये है कि चेंग को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पास जाना होगा। यहाँ वे के चेहरे से भी समझ आ जाता है कि वो चेंग से कुछ छुपा रहा है। पहले वे और चेंग यांग को अपने एक दोस्त के साथ जिन क्लैन जिनसे इनके अच्छे ताल्लुक थे उसकी तरफ जाने के लिए रवाना कर देते हैं। फिर दोनों किंग और निंग को अलविदा कहने के बाद सुबह होते ही कल्टीवेटर की तलाश में निकल जाते हैं। लोटस क्लैन की तबाही जिन क्लैन से बर्दाश्त नहीं होती और आखिर ये लोग वन क्लैन को अच्छी टक्कर देकर हरा देते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी के खास हिस्से पर पहुँचते ही वे चेंग की आंखों पर पट्टी बांधते हुए उसे अकेले आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहाँ थोड़ा दूर जाने के बाद चेंग की कल्टीवेटर से मुलाकात हो जाती है। अब सीधा वक्त 7 दिन आगे ले जाया जाता है, जहाँ बहुत कमजोर वे शहर में बैठा चेंग के लौटने का इंतजार कर रहा था। बदकिस्मती से चाओ जो अपने छोटे ग्रुप के साथ भागता फिर रहा था, वे उसके हाथ लग जाता है। वो वे को खूब पीटता है, लेकिन जब वे उसके सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है तो चाओ से लेकर कहीं जाने के लिए निकल जाता है। चेंग की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को पहाड़ी पर ही पाता है, लेकिन अब उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल चुकी थी। वो खुशी से शहर आ जाता है, लेकिन यहाँ उसे वे की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुँचता है। चाओ वे को उस जगह के ऊपर ले आता है जिसे लोग बदला लेने वाली रूहों के ठिकाने के नाम से जानते थे। वे को सीधा उस जगह धक्का दे दिया जाता है जहाँ कहते साथ ही वे काली शक्तियों से घिर जाता है। उसे यहाँ वही तलवार मिलती है जिसे पिछले पार्ट में मॉन्स्टर को मारने के बाद मिली थी। तलवार पकड़ते साथ ही वे के अंदर अलग ही बदलाव आ जाता है और सीन यहीं कट कर दिया जाता है। 3 महीने बाद लैन और चेंग को वन क्लैन के वो कार्ड्स मिल जाते हैं जिन्होंने चाओ के साथ मिलकर वे को ठिकाने लगाया था। वे का पता जानने के बाद लैन और चेंग दोनों को ही अपने कानों पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि उस जगह से कभी भी कोई जिंदा लौट कर नहीं आया है। वे की तलवार लैन को दे दी जाती है, जिसे देख के लैन के दिमाग में बस ये सवाल घूम रहा था कि आखिर वे किस हाल में है। चेंग का यांग से भी मिलाप हो जाता है, लेकिन इनकी खुशियाँ वे के गायब होने के गम की वजह से दब जाती हैं। अब इन सब का वाहिद मकसद चाओ और वन क्लैन के लीडर के दूसरे बेटे को ढूंढकर खत्म करना था। चाओ जो अपने खास गार्ड्स के साथ अलग होकर कोने में छुपा बैठा था, उसके पास हमें वे को दिखाया जाता है जो काले अंधेरों से घिरा बांसुरी बजाने में लगा था। वे चाओ की गर्लफ्रेंड को मार डालता है, लेकिन इससे पहले वो चाओ के साथ कुछ कर पाता उसका गार्ड उसे बचा ले जाता है। लैन और चेंग को उस जगह पहुँचने में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि वहाँ उनका सामना बस वन क्लैन के लोगों की लाशों से होता है। यहाँ हर तरफ खास तरह के पेपर लगे देख के लैन चेंग को बताता है कि इन पर बनी हुई लाइंस का इस्तेमाल शैतानी रूहों को बुलाने के लिए किया जाता है। इसी घर के कैद खाने में चेंग को किंग मिल जाती है, जिसे चाव ने पकड़ लिया था। चेंग उसे आजाद कर देता है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि निंग को पहले ही वन क्लैन के लोग कहीं ले जा चुके हैं। लैन और चेंग अपनी छानबीन जारी रखते हैं, जहाँ हर कदम पर इन्हें वन क्लैन की लाशें मिलती जाती हैं, जिसे देख के ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक इंसान का काम है। आखिर इन्हें चाव को पता चल जाता है, लेकिन उस जगह पर पहुँचने के बाद लैन सबको बाहरी रुकने का कहकर चेंग के साथ घर की छत पर चढ़ जाता है। असल में लैन ये देखना चाहता था कि इतने सारे कत्ल करने के पीछे किसका हाथ है। झटका तो इन्हें चाव के पागलों जैसी हालत में देखकर लगता है, जो अंदर अपनी गार्ड के साथ मौजूद था। तभी इनकी हैरानी को बढ़ाने के लिए वहाँ वे आ जाता है, जो अपने काले जादू से भरी बांसुरी को बजाना शुरू कर देता है। चाव के गार्ड को वे पर हमला करने से रोकने के लिए लैन और चेंग छत से घर के अंदर कूद जाते हैं। ऐसे चाव का गार्ड मारा जाता है और चाव कोने में बेहोश पड़ा रहता है। चेंग वे को उसकी तलवार देते हुए उसे उसके गायब होने के बारे में पूछता है, जिस पे वे बाद में कहानी सुनाने का कहकर चेंग को गले लगा लेता है। चेंग तो वे के मिलने से ही खुश था, लेकिन लैन उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने काले जादू को सीख लिया है। वे और उसकी बहस हो जाती है, जिस पर लैन वहाँ से चला जाता है। चाव को खत्म करने के बाद वे और चेंग अपने घर लोटस क्लैन लौट जाते हैं, जहाँ यांग पहले से ही वे का इंतजार कर रही थी। आगे सारे बच्चे हुए क्लैन मिलकर दावत करते हैं। सब वे को सही सलामत वापस लौटता देखकर उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगते हैं, जिन्हें वे खामोशी से सुनता रहता है। वे की उदासी को देखते हुए चेंग उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ वो वे से ये भी पूछता है कि अब वो अपनी तलवार साथ लेकर क्यों नहीं घूम रहा, क्योंकि बचपन से ही वे अपनी तलवारबाजी की महारत को दिखाने में गर्व महसूस करता था। वे उससे ज्यादा खास जवाब दिए बगैर अपने कमरे में लौट जाता है। वन क्लैन का लीडर, जिसे अपने बेटे की मौत का पता चल चुका था, अपने पास मौजूद 3 मेटल के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को शैतान में बदल देता है। इन लोगों को अब जिन क्लैन का योद्धा ब्लेड मास्टर लीड कर रहा था, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा बड़ा था। ब्लेड मास्टर सबको मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ वे की गैर मौजूदगी कुछ लीडर्स को खटकने लगती है। ये लोग ब्लेड मास्टर को भटकाने लगते हैं कि वे इन्हें नीचा दिखाना चाह रहा है, जो सुनकर चेंग इनसे बहस शुरू कर देता है, लेकिन ब्लेड मास्टर सबको चुप करवा देते हैं। मीटिंग के बाद लैन अपने भाई से वे के मुतालिक परेशानी को शेयर करता है, लेकिन उसकी परवाह
परवाह करने की बात से साफ इनकार कर देता है। वे आखिर हिम्मत करके खुद लैन से बात करने आता है। दोनों छत पर बैठकर बातें करते हैं, जहाँ वे लैन को अपने जादू के बारे में बताता है जिसने 3 महीने में उस जगह सीखी थी जहाँ उसे फेंक दिया गया था। वे लैन से ये वादा भी करता है कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। ब्लेड मास्टर सारे क्लैन लीडर्स और इनके आर्मी के साथ वेन क्लैन की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में इनका सामना शैतान बने इंसानों से भी हो जाता है जिनको खत्म करना नामुमकिन हो चुका था। ऊपर से ये इंसान जिन्हें भी काट रहे थे वो भी शैतानों में बदलकर अपने लोगों पर वार करने लगे थे। ब्लेड मास्टर के हुक्म से सब सीधा वेन क्लैन के लीडर पर हमला करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर लीडर मर गया तो उसके पुतले भी मर जाएंगे। जंग शुरू हो जाती है, जहाँ ब्लेड मास्टर अकेले ही सबसे पहले वेन क्लैन के महल में घुसकर लीडर का सामना करता है, लेकिन वो पहले से ही ब्लेड मास्टर का इंतजार कर रहा था जिसे वो जख्मी कर देता है। यहाँ एक नया कैरेक्टर मेंग भी दिखाया जाता है जिसका आगे बहुत बड़ा किरदार है। वेन क्लैन का लीडर ब्लेड मास्टर को जख्मी करते हुए बेहोश कर देता है, जहाँ उसके साथ मेंग भी खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बाकी क्लैन के लीडर्स शैतानी इंसानों से लड़ते रहते हैं। मामला हाथ से निकलते देख के वे अपने काले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है। वे की बांसुरी सारे शैतानी इंसान जिन्हें मैं अब पुतले कहकर बुलाऊंगी उन्हें वेन क्लैन के खिलाफ ही मोड़ देती है, जो वेन क्लैन के लीडर के लिए बड़ी हार की बात थी। वेन क्लैन के लीडर को अपने महल से बाहर आना ही पड़ता है और वो सीधा वे की तरफ देख के उसे पूछता है कि उसने आखिर मेटल के टुकड़ों को कैसे काबू कर लिया। वे भी उसे बता देता है कि ये सब टाइगर एमुलेट का कमाल है जिसका पता हमें आगे चलेगा। इससे पहले वेन क्लैन का लीडर वे को नुकसान पहुंचा पाता मेंग पीछे से आकर उनके पेट में तलवार घुसाते हुए उन्हें खत्म कर देता है। लैन का भाई ब्लेड मास्टर को जाकर संभालता है जो मेंग को कत्ल करना चाहता था। लैन का भाई उन्हें रोककर ये राज उनके सामने खोलता है कि अभी तक उन्हें अंदर की जानकारी देने वाला मेंग ही था, जिस सुनकर ब्लेड मास्टर भी रुक जाता है। सीन 3 दिन बाद फिर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वे जो 2-3 दिन से बेहोश पड़ा था उसकी जैसे ही आंख खुलती है तो उसे सबसे पहले यांग दिखती है जिसका ख्याल रख रही थी। सबको टाइगर एमुलेट के बारे में पता चल चुका था, लेकिन साथ ही वो लोग वे के शुक्रगुजार भी थे। यांग वे को बताती है कि लैन रोजाना उसके इलाज के लिए स्पिरिचुअल गाना बजाने आता रहता है और तभी लैन वहाँ आ जाता है, जो वे को होश में देख के काफी खुश नजर आता है। यांग उसे शुक्रिया कहते हुए दोनों को अकेला छोड़ देती है। ब्लेड लीडर के जख्मी होने पर जिन क्लैन का लीडर सब पर हुक्म चलाते हुए सबको मेंग की बातें मानने के लिए कहता है, जो वेन क्लैन के सारे बचे हुए लोगों को मारने का आइडिया सबके दिमाग में डाल देता है। सब मिलकर वेन क्लैन की जमीन पर अपनी जीत की दावत उड़ाते हैं, जहाँ जिन क्लैन का लीडर सबके सामने अपने बेटे की यांग के साथ शादी की ख्वाहिश को जाहिर कर देता है। ये शादी पहले टूट चुकी थी, इससे चैंग इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहता था। इनकी खामोशी को तोड़ते हुए वे सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जिन क्लैन के लीडर को चैंग के बजाय यांग की राय लेने की सलाह देता है। चैंग भी उसकी इस बात से सहमत था और मामले को देखते हुए यांग खुद खड़ी होकर शादी के लिए इनकार कर देती है। दावत खत्म होने के बाद हम जिन क्लैन के लीडर को वेन क्लैन के लीडर की सीट पर बैठा देखते हैं। यहाँ मेंग उनके पास आकर उनसे बात करने लगता है और हमें पता चलता है कि जिन क्लैन का लीडर मेटल के टुकड़ों की तलाश में है जो इन्हें मिल नहीं रहे। मेंग वहाँ अपने वे पर शक को जाहिर करता है, जो बात जिन क्लैन का लीडर सुनकर सोच में गुम हो जाता है। सब अपने अपने क्लैंस की तरफ लौट जाते हैं और इनकी जिंदगियाँ दोबारा पहले की तरफ लौटने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जिन क्लैन के लीडर का बेटा शॉन शेंग के पास इनविटेशन लेकर आता है। यहाँ पता चलता है कि 1 महीने बाद जिन क्लैन एक बड़े हंटिंग का इवेंट रखने वाला है, जिसमें शॉन की माँ खासकर यांग को भी उनके साथ देखना चाहती है। यांग इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। शॉन जाने से पहले वो इससे बात करता है और उसे अपने पिता की ख्वाहिश बताते हुए कहता है कि वो टाइगर एमुलेट को अपने पास देखना चाहते हैं। आखिर इवेंट का दिन आ जाता है, जहाँ पहला कंपटीशन तीरंदाजी का था, लेकिन यहाँ वे ये देखकर गुस्से में आ जाता है कि जिन क्लैन के लोगों ने टारगेट के सामने वेन क्लैन के बचे कुछ मासूम लोगों को खड़ा किया हुआ है। वे की महारत सबसे ज्यादा बेहतरीन थी, जिसे देख के मेंग और जिन क्लैन का लीडर खुश नजर नहीं आते। हंट की शुरुआत हो जाती है, जिसमें जिन क्लैन के लोग बिला वजह वे से लड़ाई कर लेते हैं। मेंग मौके का फायदा उठाकर लोगों के बीच ये बात भी फैला देता है कि वे की बांसुरी मेटल के टुकड़े की बनी है, यानी वो गलत जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हंट के बाद वे जिन क्लैन के शहर में घूमने लगता है, जहाँ उसका सामना किंग से हो जाता है और सीन यहीं कट कर दिया जाता है। सब लोग जिन क्लैन के महल में दावत उड़ाने में लगे होते हैं कि वहाँ वे आकर शॉन के कजिन से निंग के बारे में सवाल करता है, क्योंकि वो जान चुका था कि उसी ने ही निंग को बांधी बनाया हुआ है। जिन क्लैन का लीडर खुद बात को काटते हुए कह देता है कि वेन क्लैन के सारे लोग बांधी बनाने के ही काबिल हैं। वे को गुस्सा आने लगता है कि तभी जिन क्लैन का लीडर वे से टाइगर एमुलेट के बारे में पूछ लेता है। वे इनसे मुंह धर मुंह लड़ने लगता है, जहाँ सब लोग वे के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। लैन वे को शांत करने की खामोश करता है, जो इस आवाज सुन के वे गुस्सा खत्म करते हुए महल से बाहर निकल जाता है। वे सीधा किंग के पास खाना लेकर आता है, जो निंग को याद करके रोती रहती है। यहाँ एक कट सीन में दिखाया जाता है कि निंग को पहले ही जिन क्लैन के लोग मार चुके हैं। महल में जिन क्लैन का लीडर अपनी बेइज्जती की वजह
वजह से तमाशा करता दिखाई देता है। सब ये भी बातें बनाने लगते हैं कि वे को चेंग की इज्जत नहीं, जिस सुनकर चेंग काफी गुस्से में दिखाई देता है। लैन अपने बड़े भाई की इजाजत से वे को ढूंढने निकल जाता है। वे किंग के साथ गुलाम होकर उस कैंप पर आ जाता है जहाँ वैन क्लैन के मासूम लोगों से काम करवाया जा रहा था। किंग बस निंग को ही ढूंढती रहती है, जहाँ काफी पूछताछ करने पर उसे निंग की लाश मिल जाती है। अपने चारों तरफ बेगुनाह लोगों की लाशों को देख के वो एक बड़ा कदम उठाते हुए कैंप में मौजूद जिन क्लैन के लोगों पर अपनी बांसुरी से हमला कर देता है। वे की बांसुरी से निंग शैतान इंसान बनकर सामने आ जाता है। यहाँ किंग भागती हुई आकर वे को बताती है कि निंग की सांसें अभी भी चल रही थी। वे अपनी शक्तियों को वापस खींचते हुए उसे रोक लेता है और निंग के साथ वन क्लैन के बाकी लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में लैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वे उसे के वादे के बारे में याद दिलाता है कि कैसे लैन ने उसके हर कदम पर उसका साथ देने का बोला था। लैन जानता था कि वे सही का साथ दे रहा है, इससे वो उसे जाने देता है। जहाँ के जाने के बाद हम पहली बार लैन की आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हैं। अगले दिन जिन क्लैन के महल में सारे लीडर्स जमा होकर वे के खिलाफ बातें करने लगते हैं। चेंग सबको चुप करवाते हुए मामला अपने हाथ में ले लेता है, जो सुनकर जिन क्लैन का लीडर वे का मामला चेंग को सौंप देता है। शॉन भी यांग से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वे एक वन क्लैन के लोगों को सुरक्षित जगह लेकर पहुंच चुका था, जहां अपने जादू से वो निंग का इलाज करने में लगा था। वन क्लैन के लोग भी वे के बहुत शुक्रगुजार थे, खासकर योन नामी एक अनाथ बच्चा जो वे से काफी अटैच हो गया था। चेंग वे को ढूंढता हुआ आ जाता है, जहाँ लोगों को इतना खुश थे कि वो समझ आता है कि वे सही रास्ते पर चल रहा है। लेकिन उसका गुरूर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इससे वो वे के सामने अपनी आकर दिखाता रहता है। वे चेंग की निंग से भी मुलाकात करवाता है, जहाँ चेंग वे पर अपने शक को जाहिर कर देता है। वे को यकीन ही नहीं आता कि चेंग उस पर मेटल के टुकड़ों को लेकर शक करता है, जबकि मेटल के टुकड़े उसने नहीं चुराए हैं। दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ चेंग अपनी फिक्र को जाहिर करते हुए वे को बताता है कि वो नहीं चाहता कि सारे क्लैन्स वे को खत्म करने के पीछे दौड़े। उसके साथ वापस लौटने के बजाय वे चेंग से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर देता है, ताकि चेंग पर कोई उंगली ना उठा सके। चेंग रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, जहाँ वे बस उसे देखता रह जाता है। अगले दिन वे जब पहाड़ से बाहर निकलता है तो चेंग उसका इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहाँ चेंग वे को अपनी तलवार से जख्मी करते हुए वहाँ से चला जाता है और वापस आकर अपने लोगों से हर तरफ ये बात फैलाने का कह देता है कि अब वे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। कहानी को एक महीने आगे ले जाते हुए एक बूढ़े आदमी पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो लोगों को वे की कहानी सुना रहा था। लैन भी वहीं बैठा उसकी बातें सुन रहा था। इन लोगों की बातों से साफ जाहिर था कि सब वे को ऐसे इंसान के तौर पर जानते हैं जिसने सबके खिलाफ दगाबाजी की है। लैन गुस्से में उस जगह से उठकर चला जाता है। बाजार में आते हुए योन लैन के पाँव पे आकर लिपट जाता है। वे जो योन के साथ सामान खरीदने आया हुआ था, उसके गायब होने पर फौरन उसे ढूंढने लगता है, जहाँ योन के साथ उसे लैन भी मिल जाता है। वे को योन के साथ इतने प्यार मोहब्बत से पेश आता देख के लैन मुस्कुराने लगता है, जहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद वे लैन को खींचता हुआ एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। लैन समझ आता है कि वे योन की बहुत परवाह करता है और जल्द वो खुद भी योन की परवाह करने लगता है। लैन वे को यांग और शॉन की फाइनली होने वाली शादी के बारे में बताता है, जो सुनकर वे दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर आज उसे लैन नहीं मिला होता तो उसे यांग की शादी की खबर मिल नहीं पाती। अचानक वे को पहाड़ों में होने वाली हलचल का पता चलता है, जहाँ वो लैन के साथ पहुँच जाता है। निंग सम पर हमला करने में लगा था, जिसे किंग काबू करने की कोशिश कर रही थी। लैन के साथ मिलकर वे निंग को शांत करते हुए होश में ले आता है, जो देख के किंग बहुत खुश थी, क्योंकि आखिर निंग होश में आ चुका था। मामला सुलझने के बाद वे लैन को अपनी गुफा दिखाने लाता है, जब उसका नया घर बन चुका था। लैन को अभी बस वे की फिक्र थी, लेकिन वे उसे ये कहकर तसल्ली दे देता है कि वो यहाँ खुश है। वहाँ थोड़ा बहुत वक्त गुजारने के बाद लैन उसे अलविदा कहते हुए चला जाता है। पैसे कमाने के लिए वे निंग को सब्जी बेचने शहर के बाजार में ले आता है। यहाँ उसका टकराव चेंग से होता है, जो उसे अपने साथ बिना कुछ कहे शहर में ही मौजूद एक घर में ले आता है। यांग शादी के जोड़े में वे से मिलने आई थी, जिसे देख के वे खुशी के आंसुओं से रोने लगता है। काफी वक्त बाद तीनों बहन भाई एक जगह इकट्ठा होकर साथ खाना खाते हैं, जहाँ यांग निंग को भी खाने के लिए अपने हाथ से बना सूप देती है। थोड़ी देर बाद भारी दिल के साथ वे को यांग से जुदा होते हुए वापस लौटना पड़ता है। वे की मना करने के बावजूद निंग किंग को यांग और वे की मुलाकात का बता देता है, जिससे इस बात का दुख होने लगता है कि उनकी वजह से वे अपने परिवार से दूर रह रहा है। लेकिन आखिर ये वे का अपना फैसला भी तो है। वक्त दोबारा एक साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ बाजार में निंग के साथ घूमते हुए कुछ लोगों की बातें सुनकर वे को पता चलता है कि निंग ने बेटे को जन्म दिया है, जिस वजह से हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। लैन अपने भाई के साथ जिन क्लैन के लीडर से मिलने आता है, जहाँ वो उसे ये कह देता है कि जब सारे क्लैन लीडर्स को जश्न के लिए बुलाया जा रहा है तो वे को भी दावत मिलनी चाहिए। शॉन लैन का साथ देता है, जिस वजह से जिन क्लैन के लीडर को अपने बेटे की बात माननी ही पड़ती है। वे फौरन निंग के साथ बाजार जाके अपनी बहन के बेटे के लिए तोहफे खरीदता है। वापस लौटते वक्त शॉन का कजिन वे पर तीरों की बारिश करवाने लगता है। वे को भी मजबूरन अपनी बांसुरी बजाते हुए निंग
निंग के अंदर की शैतानी रूह को जगाना पड़ता है। इस सब के पीछे असल छुपी हुई बात तो ये थी कि शॉन के कजिन को वे के खिलाफ भी मेंग ने ही भड़काया था। सिचुएशन खराब होने पर निंग शॉन और उसके कजिन दोनों को मार डालता है, जो नजारा देख के वे सदमे में आ जाता है। जल्द ये खबर जिन क्लैन तक पहुंच जाती है, जो सुन के यांग रोते हुए चेंग के हाथों में गिर जाती है। वहाँ किंग वे को इनके फैसले के बारे में बताती है कि कैसे सारे वन क्लैन के लोग अपने आप को जिन क्लैन के हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से वे बदनाम हो। इससे पहले वे किंग से मजीद कोई बहस करता किंग उसे जादू से सुला देती है। इसके बाद पूरा वन क्लैन के जिन क्लैन के पास जाने पर बांधी बना लिया जाता है। जिन क्लैन अपना बदला लेते हुए वन क्लैन के लोगों की लाशें शहर के दरवाजे पर टांग देते हैं। वे होश में आते साथ ही सीधा जिन क्लैन पहुँचता है, जहाँ लाशों से गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। वे क्लैन लीडर्स की मीटिंग में घुस के एक नई जंग का आगाज करते हुए सब वे को अपना निशाना बना लेता है। लैन वे को रोकने आगे बढ़ता है, जहाँ इनकी बहस के बीच यांग भी मैदान में आ जाती है, क्योंकि वो वे से मिलना चाहती थी। चेंग और वे दोनों यांग की सुरक्षा के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। तभी वे को दोबारा पहले वाली बांसुरी की आवाज आने लगती है। सारी शैतानी आत्माएं बेकाबू हो जाती हैं, लेकिन वे की नजर बस यांग पर थी, जिसे कोई पीछे से हमला करके जख्मी कर देता है। चेंग पहले यांग तक पहुंचकर उसे संभालता है। इससे पहले वे और यांग में कोई बात होती, एक सोल्जर वे पर तलवार के साथ हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन यांग वे को साइड पर करते हुए खुद तलवार का निशाना बनती मर जाती है। वे लोगों में हड़बड़ी मचवा के पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। लान उसके पीछे आता है, लेकिन वे उसके करीब आने से पहले ही पीछे खाई में छलांग लगा देता है। किस्मत से लान वे का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ वे उसे कुछ कहने ही लगता है कि गम में डूबा हुआ चेंग आकर वे पर हमला करके उसे खाई में गिरा देता है। ऐसे सीन कट करते हुए 16 साल बाद पर वापस लाया जाता है, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि मास्क पहने हुए वे को लान ने पहचान लिया था। वे लान के हाथों में ही बेहोश हो गया था, जिसे लान अपने घर ले आया था ताकि बाकी सबको उसकी असली पहचान का पता न चले। अगले दिन लान को खबर मिलती है कि उसके मास्टर पर किसी तलवार की रूह ने हमला कर दिया है। लान फौरन वे के साथ अपने मास्टर के चैम्बर में पहुंचता है, जहां लान का भाई पहले से मौजूद था। वो अपनी बांसुरी से तलवार को काबू करने में कामयाब हो जाता है। ये वो तलवार थी जो इन्हें भूत भगाते हुए कुछ दिनों पहले ही मिली थी, जिस पर वे को टाइगर एमुलेट का जादू फील होता है। आगे लान वे के साथ छानबीन के लिए जाता है। थोड़ी पूछताछ के बाद वो पता चलता है कि ब्लेड मास्टर की किसी अननोन वजह से अचानक मौत हो गई थी। लान और वे को थोड़ी दूर जंगल में ये कब्रिस्तान जैसी जगह मिलती है, जहाँ बनी एक गुफा में जाने पर इन्हें वहाँ बेहोश लिंग मिलता है, जो खुद किसी छानबीन के लिए वहाँ आया था। वे उसे बचाकर शहर ले आता है, जबकि लान वहाँ से भागने वाले एक आदमी का पीछा करने निकल जाता है। लिंग को चेक करने पर वे को पता चलता है कि उस पर काले जादू का शराब है। तभी लिंग की आंख खुलती है, जो भागने की कोशिश करता है, पर शेंग के हाथों पकड़ा जाता है। शेंग की धमकी पर वे को अपना मास्क उतारना पड़ता है और आखिर शेंग को भी उसकी असलियत पता चल जाती है। दोनों साथ एक होटल आते हैं, जहाँ शेंग वे पर बस तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहा था, लेकिन वे उसे कोई जवाब नहीं देता। शेंग को किसी काम से जाना पड़ता है और वो लिंग को वे पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे जाता है। यहाँ वे लिंग को बेहोश करते हुए उसके ऊपर मौजूद शराब खुद अपने ऊपर ट्रांसफर कर देता है। फिर वे लान के पास शहर लौटता है, जो उसे लंगड़ाता देख के जबरदस्ती उसकी टांग चेक करता है और काले जादू का शराब देख लेता है। वे लान को सब सच बता देता है। वे रात को शहर के बीच में अपनी बांसुरी को बजाना शुरू कर देता है। निंग वे की बांसुरी से खींचा चला आता है, जहाँ वे उसे उस पर हुए काले जादू से आजाद कराते हुए होश में ले आता है। निंग से वे को पता चलता है कि जिन क्लैन के लीडर ने वन क्लैन के सारे बांदियों को तो मार दिया था, लेकिन किंग और निंग को कैद रखा था। फिर किसी ने किंग को मारने के बाद निंग पर जादू कर दिया, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। वे उसकी कहानी सुनकर सोच में पड़ जाता है कि तभी नशे में धुंध लान वहाँ आ जाता है, जिसे देख के वे निंग को वहाँ से भगा देता है। वे लान को वापस होटल की तरफ लाने लगता है, जहाँ पूरे रास्ते लान उल्टी सीधी हरकतें करता है। होटल में दोनों का सामना एक मास्क लगाए हुए आदमी से हो जाता है, जो इनके कमरे में कुछ ढूंढने में लगा था। नशे में होने के बावजूद लान उसे अच्छी टक्कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर इनसे बचकर भाग निकलता है। सुबह उठने के बाद लान को कुछ याद हो ना हो, लेकिन ये जरूर याद रह जाता है कि उसने किसी से लड़ाई की थी। इस मामले को साइड पर रखते हुए दोनों आगे के रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं, जो इन्हें सीधा मुर्दों के शहर ले आता है। वो लान को रास्ते में मिलने वाले आदमी से ली हुई जानकारी के बारे में बताता है कि इस शहर का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भी रहने आता है उसकी थोड़ी ही वक्त में मौत हो जाती है। उस शहर पहुंचकर इन्हें हर तरफ सन्नाटा और धुआं फैला हुआ दिखता है। इनका टकराव लेंग और सिजहुई के साथ साथ आए हुए कुछ और स्टूडेंट से भी हो जाता है, जो अपनी ही अलग छानबीन पर निकले हुए थे। यहाँ मास्क वाला आदमी भी मौजूद था, जिससे लान लड़ाई करने लगता है। वहाँ फैले धुएं के जहर से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वे उन्हें करीब मौजूद झोंपड़ी में छुपा लेता है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद वे को बाहर से किसी की आवाज आती
जाती है। झांकने पर वे को एक जख्मी कल्टीवेटर दिखाई देता है जिसे वे फौरन अंदर ले आता है। वे उसका इलाज करने लगता है कि तभी छत तोड़कर एक शैतानी इंसान या जिसे पपेट भी बुलाया जा सकता है घर के अंदर घुस जाता है। वे फौरन उसे काबू करते हुए रस्सी से बंधवा देता है। इस पपेट पर भी वे को वही काला जादू मिलता है जैसे कि निंग पर था। इतने में पीछे बैठा कल्टीवेटर हंसने लगता है और वे फौरन उसे पहचान जाता है। सारे स्टूडेंट्स को बाहर भेजने के बाद वे उस कल्टीवेटर का असल चेहरा बाहर निकलवाता है जो और कोई नहीं बल्कि यांग था। यांग वैन क्लान से भागा हुआ वो इंसान था जिसने मेटल के टुकड़ों की चोरी की थी, लेकिन इसका इल्जाम वे पर लगा दिया गया था। यांग से बात करने पर वे को पता चलता है कि उसी ने निंग पर भी काला जादू किया था कि तभी वहाँ निंग आते हुए दूसरे पपेट से लड़ने लगता है। वे यांग के साथ घर से बाहर निकलता है जहाँ यांग उस पर हमला करना शुरू हो जाता है, लेकिन वक्त पर लैन पहुंचकर खुद उसका सामना करता है। आखिर लैन यांग को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी मास्क वाला आदमी वहाँ आते हुए यांग के पास मौजूद टाइगर एमुलेट का हिस्सा लेते हुए गायब हो जाता है। यांग के काबू किए हुए पपेट को भी होश आ गया था, जिससे वे यांग के साथ उसका बदला लेने के लिए छोड़ते हुए चला जाता है। ऐसे उस पपेट के हाथों यांग मारा जाता है। स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के बाद वे लैन के साथ मुर्दों के शहर में लौटते हुए एक जगह मौजूद कब्रों के पास आता है जहाँ उन्हें काला जादू महसूस हो रहा था। हैरत के साथ एक कब्र को खोलने पर इन्हें ब्लेड मास्टर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे देख के दोनों ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। रात में शहर लौटने पर लैन का बड़ा भाई इनसे मिलने आता है। दोनों लैन के बड़े भाई को होने वाले सारे हादसे के बारे में बताते हैं और वे मैंग पर अपने शक को भी जाहिर कर देता है। लैन का बड़ा भाई मैंग पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो उस पर शक नहीं कर पाता। साथ ही वो वे को भी पहचान लेता है, जिस पर वे मुस्कुराते हुए अपने मास्क को उतारकर उसे मैंग के बारे में अपने ख्याल को बदलने पर गौर करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। स्टूडेंट सब होटल के अंदर जमा थे जहाँ लिंग की सिजुई से वे को लेकर लड़ाई हो जाती है। ये लोग इतिहास की बात कर रहे थे जहाँ सिजुई वे के सपोर्ट में था, लेकिन लिंग वे से शदीद नफरत करता था। लैन के आने पर ये लोग खामोश हो जाते हैं और लैन ने कुछ कहे बगैर ऊपर वे के पास कमरे में चला जाता है। लैन का भाई भी यहाँ आ जाता है और इनकी बातों से ये पता चलता है कि ब्लेड मास्टर की बॉडी तो मिल गई है, लेकिन उनका सर गायब है। इससे लैन वे को जिनके लैन खानबीन के लिए साथ ले जाना चाहता है। वे इनकी बात मान जाते हुए लैन और उसके भाई के साथ अगले दिन जिन क्लैन आ जाता है। मैंग अब जिन क्लैन पर हुक्मरानी करता था, जो इनका अच्छे से स्वागत तो करता है, लेकिन उसे वे के मास्क लगे चेहरे को देखकर शक होने लगता है। लैन को बाकी लीडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए छोड़ते हुए वे जिन क्लैन में घूमने लगता है। एक जगह उसे लिंग मिलता है जिसका जिन क्लैन के कुछ स्टूडेंट्स मजाक उड़ा रहे थे। वे लिंग की उनसे लड़ने में मदद करता है, जिस वजह से लिंग को वे थोड़ा बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लिंग से बात करने के बाद वे लैन के पास उसके कमरे में आ जाता है जहाँ लैन उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों वे के जादू की मदद लेते हुए एक कागज के पुतले को मैंग के कमरे में भेजते हैं। पुतले के जरिए वे को मैंग और उसकी बीवी के बीच होने वाली लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि मैंग की बीवी को उसके बारे में कुछ सच पता चल चुका है। मैंग अपनी बीवी को बेहोश करते हुए कमरे में मौजूद खुफिया जगह में ले जाता है। वे कागज के पुतले के जरिए उनका पीछा करते हुए कमरे के अंदर आ जाता है और आखिर यहाँ एक शेल्फ पर वे को ब्लेड मास्टर का सर मिल जाता है। सर के पास जाने पर वे को ब्लेड मास्टर और मैंग के जुड़े हुए पूरे इतिहास के बारे में पता चल जाता है। यहाँ हमें भी फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि मैंग जिन क्लैन के लीडर का बेटा है, लेकिन क्योंकि वो उनकी नाजायज औलाद है एक नौकरानी के साथ, इससे उसकी जिन क्लैन में बहुत बेइज्जती होती रहती थी। वाहिद ब्लेड मास्टर थे जिन्होंने मैंग का साथ दिया और उसे इस ओहदे तक ले आए कि सब उसकी बात माने। सब कुछ तब बदला जब वैन क्लैन के खिलाफ होने वाली पहली जंग के दौरान ब्लेड मास्टर ने मैंग को यांग को रखने वाले गार्ड का कत्ल करते हुए देख लिया। मैंग ने बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड मास्टर ने उसकी एक ना सुनते हुए उसे क्लैन से निकाल दिया। फिर इनकी मुलाकात वैन क्लैन के लीडर के महल में हुई, जहाँ मैंग ने ब्लेड मास्टर को पीटने में वैन क्लैन के लीडर का साथ दिया। वो तो लैन के भाई ने मैंग को आकर सही टाइम में ब्लेड मास्टर से बचा लिया, वरना ब्लेड मास्टर उसको वहीं खत्म कर देने वाले थे। वक्त आगे बढ़ता गया, जहाँ ब्लेड मास्टर के जख्मों को हील करने के लिए लैन का भाई अपने म्यूजिक को बजाने आता रहता था। साथ ही उसने मैंग को भी स्पिरिचुअल म्यूजिक सिखा दिया और फिर ब्लेड मास्टर की जिम्मेदारी मैंग को दी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए मैंग ने हील करने वाले गाने के बजाय वो गाना सीख लिया, जिससे दिमागी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ब्लेड मास्टर आहिस्ता आहिस्ता पागल होते चले गए। उन्होंने एक दिन मैंग को पकड़ भी लिया और उसे तलवारबाजी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो लड़ाई के दौरान ही शैतानी इंसान में बदल गए। उनके इलाज का बहाना करते हुए मैंग ने उन्हें अपने कमरे में मौजूद खुफिया जगह पर बांदी बना लिया और यांग को बुलाते हुए उनकी गर्दन काट डाली। इसी के साथ वे प्रेजेंट में लौट जाता है, जहाँ मैंग उसके कागज के टुकड़े को देखते हुए पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे किसी तरह कमरे में वापस आ जाता है। लैन को सब कुछ बताने के बाद वे मुंह पर मास्क लगाते हुए उसके साथ मैंग के कमरे के सामने आकर शोर मचाने लगता है। वहाँ बाकी सब
सब लोगों के साथ लैन का बड़ा भाई भी आ जाता है, जो मैंग को सवाली निगाहों से देख रहा था। सबके जमा होने की वजह से मैंग को उन्हें अपने खुफिया कमरे में लाना ही पड़ता है, जहाँ उसकी बीवी मौजूद थी। मैंग सबसे ये बहाना बनाता है कि वो तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ आराम कर रही है। मैंग ने अपना खजाना दिखाने लगता है, जिसमें एक खास चाकू भी शामिल था। तब मैंग की बीवी जागते हुए उस चाकू से अपने आप को मार डालती है, जो मैंग के जादू का ही नतीजा था। लेकिन कोई ये बात जानता थोड़ी था। मैंग रोने का नाटक करने लगता है, लेकिन तभी वो ब्लेड मास्टर के सर वाली जगह को जब चेक करता है तो उसे खाली देख के समझ आता है कि मैंग अपनी चाल चल चुका है। मैंग के साथ मिला हुआ एक क्लैन लीडर वे पर इल्जाम लगाते हुए उस पर तलवार से हमला कर देता है कि तभी वे पास पड़ी एक तलवार को उठाते हुए उससे अपने आप को बचाता है। मैंग हैरान होकर चिल्लाने लगता है कि ये वे है जो लौट आया है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में उसी की अपनी तलवार मौजूद है। असल में कल्टिवेटर्स पास अपनी खास तलवार होती है, जिससे वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तलवार की ताकत उनके अंदर के जादू से मिलती है। इसीलिए एक तरीके से वे ने अपना भाना खुद ही फोड़ दिया। वे की असलियत का पता जानकर सबसे बड़ा सदमा लिंग को लगा था। लैन किसी तरह वे को लेकर कमरे से बाहर निकल आता है। अंदर मैंग लिंग को वे के खिलाफ भड़काने लगता है कि वो उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार है। इससे लिंग फौरन सबके साथ अपनी तलवार लेकर वे के पीछे भागता है। इस पर लैन हर कदम वे के साथ था, जहाँ वो बाकी सबसे उसकी सुरक्षा भी करता है। वे भाग नहीं वाला था कि लिंग उसके पेट में तलवार घुसा देता है। वे उसे बस मुस्कुराकर देखते हुए लैन का सहारा लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वे की आंख लैन के बड़े भाई के घर खुलती है, जिसने दोनों को छुपाया हुआ था। जैसे ही वहाँ लैन का बड़ा भाई आता है, वे उसे ब्लेड मास्टर की सारी मेमोरीज बताने लगता है। यहाँ वे अपनी बांसुरी से लैन और उसके भाई को वो गाना भी बजा कर सुनाता है, जो मैंग ब्लेड मास्टर के लिए बजाया करता था। गाना सुनकर लैन का भाई समझ आता है कि ये उसे बिल्कुल अलग है जो उसने मैंग को सिखाया था। तीनों साथ लैन के मास्टर की खास लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ हर तरह की किताब मौजूद थी। यहाँ गाने की किताब से इन्हें पता चल जाता है कि मैंग ने ही ब्लेड मास्टर को पागल किया था। लैन के भाई को मैंग के खिलाफ बातें हजम करने में वक्त लगता है, लेकिन वो दोनों से छानबीन करने का वादा भी करता है। तीनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ लैन किसी काम से चला जाता है। लैन का भाई और वे घर लौटने लगते हैं, जहाँ रास्ते में वे को लैन के भाई से ऐसी बात पता चलती है कि उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लैन का भाई वे को बताता है कि 16 साल पहले होने वाली जंग में वे का साथ देने की वजह से लैन को उनके मास्टर ने 300 कोड़े मारने के साथ साथ 3 साल के लिए गुफा में सजा के तौर पर बंद कर दिया था, जहाँ से बाहर निकलते साथ ही लैन सबसे पहले वे को ही ढूंढने गया था, जिसमें वो नाकामयाब रहा। इनकी बात खत्म होते ही लैन लौट आता है, जिसके सामने वे किसी बात का भी जिक्र नहीं करता। उल्टा दोनों उस बांसुरी की आवाज की बात करने लगते हैं, जो वे ने श्वान और यांग की मौत के वक्त सुनी थी। दोनों का शक सीधा मैंग पर जाता है, बस इन्हें अब सबूत ढूंढना था। अगले दिन मैंग लैन के भाई को बुलाने आता है, क्योंकि वो लोग ब्लेड मास्टर की बॉडी को दफनाने वाले थे। लैन का भाई जिंगलैंड के लिए निकल जाता है, जबकि वे लैन के साथ उन पहाड़ों की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो कभी वेंटलैंड के साथ रहा करता था। रास्ते में इन्हें निंग भी मिल जाता है, जिसे वे इनकी जर्नी में मिला लेता है। ये लोग उसी शहर पहुँच जाते हैं, जहाँ वे युआन के साथ घूमा करता था, और उसे युआन की याद आने लगती है। आखिर ये लोग पहाड़ों में पहुँच जाते हैं, जो बिल्कुल तबाह हो चुके थे। वे की गुफा अभी भी सही सलामत थी, जिसके अंदर आते ही इन्हें सारे क्लान्स के स्टूडेंट्स बांदी बने हुए मिलते हैं। वे निंग से इंसाफ की रस्सी खुलवा देता है। लिंग वे को देख के सोच में नजर आता है, जहाँ उसके चेहरे पे पछतावा जाहिर था। बाहर सारे क्लान लीडर्स भी अपने लोगों के साथ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि वे ने उनके स्टूडेंट्स या बच्चों को किडनैप किया है। वे इस इल्जाम से साफ इनकार कर देता है, और साथ ही ये भी महसूस कर लेता है कि सबके साथ मैंग और लैन का भाई मौजूद नहीं है। इन सब में बहस होने लगती है कि तभी ढेर सारे पपेट्स इन पर हमला करते हैं, जिस वजह से इन्हें वे की गुफा में छुपना पड़ता है। पपेट से लड़ने की वजह से सबके शरीर में अजीब सा जहर फैल जाता है, जिसके इनका जादू कुछ घंटों के लिए कमजोर पड़ गया था। सबको वे की बात माननी ही पड़ती है, जहाँ वे उस क्लैन लीडर को देख लेता है जो मैंग का साथ देता रहा था। वे बातों बातों में उसका असल चेहरा सबके सामने ले आता है, क्योंकि वो वाहिद था जिसके पास उसकी शक्तियाँ मौजूद थी। लैन उस लीडर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो देख के लैन वे समझ जाते हैं कि वो ही मास्क वाला आदमी है। पपेट्स का जोर बढ़ जाता है, जिस वजह से अपने आप को बाली चढ़ाकर वे पपेट्स का ध्यान भटकाता है, और निंग बाकी सबकी वहाँ से भाग निकलने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद लैन जख्मी वे को भी बचाकर ले आता है, जो नीचे आते साथ ही बेहोश हो गया था। सब दरिया के किनारे कश्तियों पर सवार हो जाते हैं, जहाँ लैन वे को हील कर देता है, और चैंग सबको लोटस क्लैन ले जाने का ऐलान करता है, क्योंकि वही इनके लिए सुरक्षित जगह थी। लोटस क्लैन में सारे लीडर्स को यकीन हो जाता है कि मैंग ही सारे फसाद की जड़ है, जिसके पास अब टाइगर एमुलेट भी है, और सब उसके खिलाफ जंग का इरादा कर लेते हैं, जिसमें ये लोग वे की भी मदद मांगते हैं। कितने मजे की बात है ना कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। चैंग को अभी भी वे से काफी बदले पूरे करने थे, इसे वो सिर्फ फजूल की बहस शुरू कर देता है। लैन वे को उसके पास से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग इनका रास्ता रोककर वे का गिरबान पकड़ लेता है। अचानक
नाक से खून बहने के साथ वे लान के हाथों में बेहोश हो जाता है। इससे पहले चेंग वे पर हमला कर पाता निंग बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और चेंग से मार खाता रहता है। निंग के हाथ में वे की तलवार थी जिसे वो चेंग को इस्तेमाल करने का कहता है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहता था। चेंग वे की तलवार को पूरे जादू के साथ इस्तेमाल कर पाता है जो देखकर खुद भी हैरान था। यहाँ निंग लान और चेंग के सामने ऐसा राज खोलता है जो सुनकर अच्छों का दिल हिल जाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चेंग का जादू चाओ ने छीन लिया था तो वे उसे ठीक करवाने किसी कल्टिवेटर से मिलने पहाड़ी पर लाया था। ये सब झूठ था क्योंकि चेंग की आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। आगे जाकर उसे किंग ने कल्टिवेटर बनकर रोका था और वे बेहोश कर दिया था। तभी वहाँ वे निंग के साथ आया था और किंग से उसका सारा जादू चेंग में डलवा दिया था। यही वजह थी कि वे ने तलवार इस्तेमाल करना भी छोड़ दी क्योंकि उसमें उसका जादू बचा ही नहीं। अगर उसने तलवार का इस्तेमाल भी किया तो इसका उसके शरीर पर बहुत बुरा असर होने वाला था। इससे वे को मजबूरन काले जादू का सहारा लेना पड़ा। सच्चाई जानकर चेंग और लान बस रोते रहते हैं, जिसके बाद लान निंग के साथ बेहोश वे को कश्ती पर लेकर लोटस क्लान से चला जाता है। निंग लान को वे से सच्चाई छुपा कर रखने का कहता है क्योंकि वे किसी को इस बात का पता चलने नहीं देना चाहता था। तभी लान भी निंग को एक राज बताता है और यहाँ दिखाया जाता है कि 16 साल पहले जब लान वे के खाई में गिरने के बाद पहाड़ में उसकी गुफा के पास आया था तो वहाँ से युआन छुपा हुआ मिला था जिसे लान ने गोद ले लिया। युआन और कोई नहीं बल्कि सिजुई है जिसका नाम लान ने बदल दिया है। वे को होश आ जाता है जिससे लान नॉर्मल होकर बात करने लगता है। इन्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना था कि तभी वे को याद आता है कि उसने मेंग के कमरे में एक शहर का नक्शा देखा था। तीनों उसी शहर पहुंच जाते हैं जहां लान को एक टेम्पल में किसी जादुई ताकत का एहसास हो जाता है। एक मॉन्क से ये भी पता चलता है कि अगले 3 दिन तक टेम्पल किसी काम की वजह से बंद रहने वाला है। रात में टेम्पल बंद होने पर तीनों वहाँ दोबारा आते हैं जहाँ निंग को चौकीदारी पर लगाकर वे लान के साथ टेम्पल की दीवार से अंदर झांकने लगता है। इन्हें काफी लोग नजर आते हैं जो हथियारों के साथ थे। बाहर निंग को कुछ नजर आता है जिसके पीछे वो भाग जाता है। उसके जाते ही टेम्पल तक लिंग पहुंच जाता है जिसका कुत्ता उसे वहाँ तक लाया था। लिंग को पकड़े जाने से बचाने के लिए वे को सामने आना ही पड़ता है जिसका गला काटने की धमकी देते हुए मेंग लैन से उसका जादू ब्लॉक करवा देता है। यहाँ लान का भाई भी मौजूद था जिसे मेंग ने पहले ही बांधी बनाया हुआ था। लिंग आखिर पकड़ा ही जाता है और मेंग इन सांप को टेम्पल के अंदर बंद कर देता है जहाँ खुदाई का काम भी जारी था क्योंकि मेंग किसी चीज की तलाश में था। लिंग का भागा हुआ कुत्ता चेंग को टेम्पल तक ले आता है जिसकी मेंग से लड़ाई होने लगती है। मेंग अपनी बातों से इनका दिमाग घुमाने की कोशिश करता है जहाँ चेंग और वे के जादू की एक्सचेंज वाली बात सामने आ जाती है जो सब पहले ही जानते थे। ऐसे मेंग चेंग को जख्मी कर देता है जिससे अब सबके साथ खामोश होकर बैठना पड़ता है। चेंग और वे का भी रोने धोने के बाद मिलाप हो जाता है। मेंग के लोगों को खुदाई के बाद एक बक्सा मिलता है लेकिन तब मेंग पीछे से चलाते हुए बाहर आ जाता है। जब वे और बाकी सब खुदी हुई चीजों को देखते हैं तो वहाँ इन्हें ब्लेड मास्टर की बॉडी मिलती है जिसका सर किसी ने वापस सी दिया था। वे अब मेंग को डराने लगता है कि कोई उससे पहले ही 2 कदम आगे है, यानी किसी ने पहले ही मेंग की दफनाई हुई चीज को ब्लेड मास्टर की बॉडी से बदल दिया था। बाजी तब पलटती है जब लान और उसका भाई अपने जादू को रिकवर करते हुए मेंग और उसके साथ मिले क्लान लीडर को अपनी तलवार का निशाना बना देते हैं। मेंग नाटक करने का रास्ता चुनते हुए सारे गुनाह कबूल कर लेता है और लान के भाई के सामने घुटने टिकाते हुए रोने लगता है। मेंग ने ये सब बस इज्जत पाने के लिए और बदले की आग में किया। जब सबका ध्यान इसकी कहानी से भटक जाता है तब मेंग अपने पास मौजूद छुपे हुए हथियार से लिंग को मारने की धमकी देता है। वक्त पर लिंग वहाँ पहुँच जाता है जिसके हाथ में ब्लेड मास्टर की तलवार थी और वो खुद ब्लेड मास्टर की रूह के वश में था जो बदले की आग में भड़क रही थी। वे लिंग को अपनी बांसुरी से काबू नहीं कर पाता और तभी लिंग मेंग की तरफ आते हुए उसका हाथ काट देता है। सही वक्त पे वे लिंग को भी साइड पर कर लेता है। लिंग के बेकाबू होने पर लैन, उसका भाई और वे तीनों साथ मिलकर अपने म्यूजिक से उसे काबू करते हैं। वे लिंग को अपने पीछे ब्लेड मास्टर की बॉडी तक लाते हुए तलवार को बॉडी के साथ रख देता है और लिंग को वहाँ से दूर कर देता है जो आखिर होश में आ चुका था। अचानक तलवार दोबारा बेकाबू होते हुए मेंग के साथ मिले क्लैन लीडर को मार डालती है। वे सामने बढ़ते हुए तलवार पर लगी स्पिरिट को काबू में कर लेता है और उसे ब्लेड मास्टर के साथ संदूक में बंद कर देता है। मेंग अपने जख्म का फायदा उठाते हुए ब्लेड मास्टर के संदूक पर अपना खून गिरा देता है जिससे अंदर मौजूद टाइगर एमुलेट में से शैतानी रूहें निकलने लगती हैं। टेम्पल की दीवारें गिरने लगती हैं और मेंग अंदर ही रहने का फैसला करता है और ऐसे उसकी कहानी का भी दी एंड हो जाता है। बाकी क्लास वहाँ पहुँचकर मामले की जांच पड़ताल करने लगते हैं। लिंग अपने कुत्ते को बाहर छोड़कर जब वापस अंदर आता है तो उसे वे कहीं नहीं मिलता। वो चेंग से वे के बारे में पूछता है जिस पर चेंग कोई जवाब नहीं देता। वे और लान जो जंगल में थे उनके पास लिंग सिजुई के साथ भागते हुए आता है। यहाँ सिजुई वे को अपने युआन होने के बारे में बता देता है और इनका भी इमोशनल मिलाप होता है। लान भी पीछे अपने क्लान में रहने का फैसला करता है। वे जाने से पहले लान के साथ ब्लेड मास्टर के भाई से मुलाकात करता है। यहाँ कहानी का आखिरी राज खुलता है कि ब्लेड मास्टर का भाई ही सारे छोटे मोटे कामों के पीछे था, जैसे कि उसने ही मो को वे के पास भेजा था जो वो आदमी था जिसने वे को वापस जिंदा किया।
ब्लेड मास्टर की बॉडी को टेम्पल में लाने वाला भी उसका भाई ही था, जो पूरे वक्त इनकी मदद कर रहा था। सीजन का आखिरी सीन हमें खूबसूरत सी पहाड़ी के ऊपर देखते हैं, जहाँ वे और लैन एक दूसरे को अलविदा कहते हुए दोबारा मिलने का वादा करके अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।